हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज से हम टर्म 2 का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो एसएसटी ज्योग्राफी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक ऑफ चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन लेसन को कंप्लीट करेंगे, टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो टर्म 2 का तो सिलेबस आप सभी को मालूम होगा ही। तो ये वाला चैप्टर भी हमारे आ रहा है, तो हम इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पर इंडस्ट्री का इकोनॉमिक का सबसे बड़ा बैकबोन, यानी कि जैसे एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में। तो उसी तरीके से कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भी डेवलपमेंट का एक बैकबोन की तरह काम करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, अब वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ ऐसे रीजंस दे रखे हैं 4। तो रीजंस ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में ही मदद नहीं करती, साथ ही साथ वो एक इकोनॉमी की बैकबोन को भी फॉर्म करती है, इकोनॉमी भी बनाती है। साथ ही साथ वो लोगों के ऊपर जो भारी भरकम जो डिपेंडेंट होने का जो वो रहता है उसको भी वो रिड्यूस करती है, कम करती है एग्रीकल्चर इनकम के द्वारा, जो कि उनको जॉब्स के द्वारा सेकेंडरी और टर्शरी के सेक्टर्स में प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होता है वो एक प्री कंडीशन होती है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारी कंट्री से जो पावर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके। ये मेन फिलॉसफी है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के पीछे का राज है, ये मेन फिलॉसफी है पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर के पीछे का। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ये रीजनल जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती है जो भी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू होती है ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ में, तो ये उस चीज़ को एक साथ लेके आती हैं। ठीक है, गुड्स का मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट जो होता है वो बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, कॉमर्स बढ़ता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज की भी ज़रूरत आती है। कंट्रीज़ जो कि अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके बहुत बढ़िया ज़्यादा वैरायटीज़ में फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं हायर वैल्यूज़ में, वो सारे के सारे फॉस्फोरस हैं। इंडियाज़ की जो प्रॉस्पेरिटी जो है वो इंक्रीजिंग में है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई कर रही है। जितनी जल्दी वो कर सके डाइवर्सिफाई उतनी जल्दी वो डाइवर्सिफाई कर रही है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है ये एक दूसरे के एक्सक्लूसिव नहीं है, ये हैंड इन हैंड चलते हैं, यानी हाथ में हाथ, यानी इनके इन जैसे से फैक्ट्रीज के लिए हमें पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं इंडिया में वो एक बहुत मेजर बूस्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी रेस करते बढ़ाते हैं और वो बाद में फिर रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जैसे कि इरिगेशन पंप, फर्टिलाइज़र, पीवीसी, पेस्टिसाइड्स, ये सारे टूल्स फार्मर्स को। और जो डेवलपमेंट और जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो भी कम्पिटिटिवनेस होती है और जो डेवलपमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट ही उसको असिस्ट नहीं करते प्रोडक्शन को बढ़ाने में, लेकिन प्रोडक्शन की जो प्रोसेस भी होती है वो भी एक बहुत ज़्यादा तौर पर एफिशिएंसी क्रिएट करती है। आज के ग्लोबलाइजेशन जैसी दुनिया में अगर हम देखें तो हमारी इंडस्ट्री जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिव और एफिशिएंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी अकेले में ही काफ़ी तो होगी नहीं। हमारे जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको एक बड़ी क्वालिटी में, बड़ी तादाद में उन्हें हमें इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना है और तब तक हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। सो पिछले 2 डिकेड्स से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो 17% है जीडीपी में आउट ऑफ 27%। ठीक है, जिसमें 10% जो है वो माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस इन सब में आता है। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही कम कंपैरिजन है ईस्ट एशियन इकोनॉमी से, जहाँ पर 25 से 35% होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर 17% ही है। ये जो ग्रोथ जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ रेट है का जो ट्रेंड है लास्ट डिकेड से वो 7% पर एनम हो गया है, इसके अराउंड हो गया है। तो जो डिज़ायर्ड जो फिक्स एकदम ग्रोथ रेट जो थी अगले डिकेड में वो 12% हो गई। तो 2003 से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फिर से ग्रोइंग रेट पे आ रही है, 9 से 10% आती है पर एनम। ठीक
ठीक है। एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ के साथ गवर्नमेंट ने जो भी एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ निकाली है और जो भी इंडस्ट्री के लिए रीन्यूड एफर्ट्स निकाले जैसे प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रीज़ की बदल सके, इकोनॉमिस्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो सके, तो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव काउंसिल जो है NMCC, उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। अब इंडस्ट्रियल की लोकेशन देख ली जाए तो इंडस्ट्रियल्स की जो लोकेशन होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में, ठीक है। ऐसी जगह इंडस्ट्री की लोकेशन होती है जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी हमें आसानी से मिल जाए, हमें सारी चीप लेबर हमें आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो ये सारे जो भी रॉ मटेरियल देखा मैंने आपको बता दिया, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सारी उसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि ईजिली हमें ये मिल जाए, हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। सो रेयरली पॉसिबल, बहुत ही कम ऐसी जगह होती हैं इंडस्ट्रीज़ की जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस पर टेंड्स होते हैं जहाँ पर सारे जितने भी फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के, या तो वो अवेलेबल होते हैं पहले से या फिर हमें उनको लोअर कॉस्ट में अरेंज करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाने के बाद अर्बनाइजेशन फॉलोज हो जाती है, फिर अर्बनाइजेशन में उसको कैसे बेचना है, कैसे क्या करना है अर्बन एरियाज़ में, वो चीज़ आ जाती है। कभी कभी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आसपास की सिटीज़ में भी पाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ जयपुर में सीतापुरा जो इंडस्ट्री है वो पास में ही है, ठीक है। तो ऐसी जगह अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें तो ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। थर्स जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो अर्बनाइजेशन है वो हैंड इन हैंड है, फिर से वही बात आ गई। तो सिटीज़ जो होती है वो मार्केट प्रोवाइड करती है और हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, लेबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक साथ आती हैं और इन एडवांटेजेस का यूज़ करती हैं जो कि अर्बन सेंटर्स उन्हें ऑफर करती हैं, जिन्हें हम एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कह सकते हैं। ग्रेजुअली देखे जाए तो लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन इसमें आती हैं, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर ओवरसीज ट्रेड, यानी कि मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई वाले जो पॉइंट ऑफ व्यू वाले ओवरसीज ट्रेड है वहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियली जो डेवलप अर्बन सेंटर्स होते हैं उनके साथ मर्ज हो जाती हैं और ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड के आसपास ये सराउंडेड कर लेती हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री का मार्केट लिंकेज हम देख लेते हैं। तो इनपुट्स तो हमें ये चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल, देन कंपोनेंट पार्ट्स, फिर फैक्टर्स प्रोडक्शन के क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन उसके लिए हमें पैसा ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमें ट्रांसपोर्ट, फिर वो फैक्ट्री में, फिर वो आउटपुट देगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो मार्केट में आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है पहले हमारा ट्रांसपोर्ट होके फिर वो फैक्ट्री में आएगा, फिर उसका प्रोडक्ट बनेगा, फिर ट्रांसपोर्ट होके फिर वो मार्केट में आएगा और मार्केट में बेचने के लिए हमें पैसा चाहिए। जो पैसा आएगा वो मार्केट में जब वो बिकेगा तो हमें पैसा मिलेगा, फिर वो पैसा हमारे वापस से हमारी फैक्ट्री में लगेगा। तो ये चीज़ें इधर इस टेबल में बताई जा रही है कि कैसे इंडस्ट्री एक मार्केट लिंकेज है, ठीक है। तो जो फैक्ट्री लोकेशन का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही लीस्ट कॉस्ट पर लिया जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं जो कि स्पेशलाइज्ड लेबर इन्फ्लुएंस करती हैं लोकेशन, इंडस्ट्री के लोकेशन में, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, आइडियल लोकेशन क्या होनी चाहिए इंडस्ट्री के लिए कि रॉ मटेरियल का आसानी से हमें लो कॉस्ट में मिल जाए, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी हमें मिल जाए, लोकेट फैक्ट्री यानी फैक्ट्री की जो भी हम साइड के जो उसके हम डिसीजन अच्छे से ले पाएँ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन का भी हम कॉस्ट अच्छे से देख सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं। तो अलग अलग जो भी डेली लाइफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, पेट्रोल, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, स्कूटर, मैचेस, ये सब, ठीक है। तो अगर हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर दें तो हम अच्छे से समझ सकेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग असल में है क्या। तो इंडस्ट्रीज को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पे क्लासीफाई किया गया है जिसमें 2 टाइप्स है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। एग्रो बेस्ड में कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, रबर, शुगर, ये सारी चीज़ें हैं। मिनरल बेस्ड में एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल, मशीन, आयरन एंड स्टील, टूल, ये सब है। फिर इनके मेन रोल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेसिक और जो की इंडस्ट्रीज होती हैं ये वो होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करती हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल को मतलब अपने प्रोडक्ट्स को जो कि उनके रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको सप्लाई करती हैं फैक्ट्रीज में और फिर वो
गुड्स बनते हैं यानी मैन्युफैक्चर हो गए, वो फिनिश प्रोडक्ट्स में बनते हैं, जैसे कि आयरन है, स्टील है, कॉपर स्मेल्टिंग है, ठीक है। फिर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो होती है वो इन गुड्स को डायरेक्ट कंज्यूमर को देती हैं यूज़ करने के लिए, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैन, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो कैसे डिफाइन की जा सकती है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में उनको एक यूनिट में एसेट में अलाउ किया जाता है, यानी कि इनकी जो लिमिट होती है वो एक टाइम तक सीमित रहती है, ठीक है। तो आज के तौर पर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अलाउ है वो है 1 करोड़ रुपए, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो 1 करोड़ रुपए तक अपना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन लार्ज की अगर हम बात करें, लार्ज इंडस्ट्रीज दी जाए, वो अभी आगे आएगा शायद, तो उसमें हम 1 करोड़ से ज़्यादा मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ ओनरशिप देख लेते हैं तो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर जो कि किसी गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू ओन किया जाए, ऑपरेट किया जाए, जैसे कि BHEL, SAIL, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की देखें जो कि एक इंडिविजुअल के थ्रू रन किया जाए या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू रन किया जाए, जैसे कि बजाज, टिस्को, डाबर, निविया, ठीक है। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जो कि जॉइंटली रन किया जाता है, यानी कि स्टेट और कुछ इंडिविजुअल्स के थ्रू रन किया जाए, जैसे कि ऑल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्रोड्यूसर्स या फिर जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं, दोनों से रन की जाती है। ये इनके जो रिसोर्सेज होते हैं ये अपने प्रॉफिट और लॉस दोनों प्रोपोर्शनली बराबर बराबर शेयर करते हैं। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कॉर इंडस्ट्री इन केरला, ठीक है। बेस्ड ऑन बल्क वेट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, यहाँ पे दे रखा है हैवी इंडस्ट्री जैसे कि आयरन एंड स्टील, और लाइट इंडस्ट्री जो कि बहुत ही हल्के रॉ मटेरियल यूज़ करती है और हल्के क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक गुड्स इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सो कॉटन, जूट, सिल्क वगैरह वगैरह ये सारे हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर बेस्ड हो, ठीक है। हमने ये चैप्टर नंबर 4 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। तो यहाँ पे हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यू एडिशन दी गई है कि फाइबर प्रोडक्शन किससे होती है। सबसे पहले रॉ फाइबर होता है, फिर उसकी फाइबर प्रोडक्शन किससे होती है, रॉ फाइबर से। तो सबसे पहले रॉ फाइबर होकर फाइबर प्रोडक्शन होती है, फिर उसके बाद उसकी स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग से फिर वो यार्न बनता है, देन वो उसकी वीविंग नीटिंग होती है, देन वो फैब्रिक बन जाता है, फिर उसकी डाइंग होती है, फिनिशिंग होती है, देन वो गारमेंट बन जाता है, या फिर डाइंग फिनिशिंग होने के बाद वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट इंडस्ट्री में जाता है, फिर वो गारमेंट बनता है। या फिर कई जगह क्या होता है, डाइंग फिनिशिंग हो जाने के बाद तुरंत भी गारमेंट्स बना देते हैं। तो ये 2 तरीके का यहाँ पे दे रखा है हमें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है एक अलग तरीके की इंडियन इकोनॉमी में एक अलग यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल की प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है। ये पूरी कंट्री में एक ही ऐसी इंडस्ट्री पाई जाएगी जो कि सेल्फ रिलायंट है और वैल्यू चेन यानी कि रॉ मटेरियल को हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कैसे कंप्लीट करना, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम है। कॉटन टेक्सटाइल में देखा जाए तो पुराने ज़माने में जो इंडिया जो था, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस होती थी हैंड स्पिनिंग से, हैंडलूम से, सब हाथों से काम होता था। लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने काफ़ी सफ़र किया कॉलोनियल पीरियड के थ्रू, क्योंकि वो जो कि इंग्लैंड में जो मिल मेड क्लॉथ वाला जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उससे वो compete नहीं कर पाते थे। तो इंडिया ने ऐसी काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। अब यहाँ पे हमें बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसे मार्क कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल हमें दे रखा है जो कि मुंबई में एस्टेब्लिश हुआ है 1854 में, और 2 वर्ल्ड वॉर्स फॉट हुए थे यूरोप के अंदर, जिनमें इंडिया जो था वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था उस टाइम पर। तो क्लोथ की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, मतलब यूके के यहाँ से इंडिया के लिए क्लोथ की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो उन्हें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा बूस्ट एक तरह से हम कह सकते हैं दिया गया था, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अर्ली ईयर्स में देखा जाए तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कॉटन ग्रोइंग, यानी कॉटन कहाँ से पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ से लिया जाता था। तो इन रॉ कॉटन की जो अवेलेबिलिटी होती थी, उनका मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्लूड करना, लेबर, मोस्ट क्लाइमेट, ये सब चीज़ें जो थी ये लोकलाइजेशन पर कंट्रीब्यूट की जाती थी। और ये जो इंडस्ट्री होती थी इनके क्लोज लिंक होते थे एग्रीकल्चर के साथ
और जो भी फार्मर्स को लिविंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इनके साथ इनका क्लोज लिंक रहता था। ये जो इंडस्ट्री होती हैं ये डिमांड क्रिएट करती हैं कि कितने से कितने इंडस्ट्री जो है वो सपोर्ट कर सकती हैं, जैसे कि केमिकल, डाई, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। स्पिनिंग करते वक्त ये कंटिन्यू रहता है, जब स्पिनिंग हो रहा होता है फैब्रिक तो वो कंटिन्यू रहता है कि कैसे उसे सेंट्रलाइज करते हैं उसे महाराष्ट्र, गुजरात में, ठीक है। फिर वीविंग होती है तो वो हाईली डिसेंट्रलाइज हो जाता है ताकि एक स्कोप प्रोवाइड कर सके इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स को और डिज़ाइंस, वीविंग की डिज़ाइंस को कॉटन, सिल्क, ज़ारी, एम्ब्रॉयडरी में। इंडिया का जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है स्पिनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ही वर्ल्ड क्लास है, लेकिन जो वीविंग सप्लाई होती है वो लो क्वालिटी की फैब्रिक की होती है क्योंकि वो इतना हाई क्वालिटी का यार्न कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो वीविंग जो होती है वो हैंडलूम के द्वारा होती है, पावरलूम के द्वारा भी होती है और मिल्स के अंदर भी होती है। हैंड स्पन जो होते हैं वो खादी प्रोवाइड करते हैं लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। इंडिया जो होती है वो इंडिया जो है हमारी वो यार्न एक्सपोर्ट करती है जापान को, और अदर इम्पोर्टर्स जो हैं कॉटन गुड के इंडिया से वो हैं यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्री। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न के मामले में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर हमारी इंडिया में पाया जाएगा क्योंकि हमारे जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव हैं और कैपेबल है कि वो सब तरीके के फाइबर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो वीविंग, नीटिंग और ये जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये इतनी हाई क्वालिटी का यार्न यूज़ नहीं कर पाते, सो कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं। तो कुछ लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज होती हैं इन सेगमेंट्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो होती है इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स में जो कि लोकल मार्केट में कैटर करते हैं। तो ये जो मिसमैच है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है इंडस्ट्री के लिए, तो जिसकी वजह से जो बहुत सारे स्पिनर्स हैं वो कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट कर देते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स में, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में, या फिर उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ता है फैब्रिक को, ठीक है। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। सो सपोज एक यार्न है जो कि 85 पर किलो बिक रहा है, तो अगर उसको हम ट्राउज़र बना के बेचेंगे तो वो 800 पर किलो में बिकेगा। तो आप देख सकते हैं कि हर स्टेज में कैसे वैल्यू ऐड हो रही है, यानी कि यार्न 85 पर किलो में मिल रहा है, लेकिन जब हम उस यार्न का एक ट्राउज़र बना देंगे तो वो 800 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ऑल दो हमने एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट भी बनाया है गुड क्वालिटी के प्रोडक्शन में, लॉन्ग स्टेपल कॉटन में, तो ज़रूरी है कि हम इसको इम्पोर्ट करें क्योंकि पावर सप्लाई इरेटिक है, मशीनरी है जिसको वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर्स में अपग्रेडिंग की ज़रूरत है। दूसरी प्रॉब्लम्स देखी जाए तो वो है लो आउटपुट यानी चीप लेबर और जो स्टिफ कंपटीशन होता है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जूट टेक्सटाइल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैप दे रखा है बस जिसमें कॉटन, वुलन और सिल्क इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये दे रखा है। तो इस मैप को तो दिमाग में बिठा लेना भाई, क्योंकि टर्म 2 आपका रिटर्न है, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ के कुछ नाम बताओ कहाँ पे क्या पाई जाती है, तो आप ये याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का लेसन ख़त्म करती हूँ। कल हम जूट टेक्सटाइल से शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कल मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, तो हम एक दो चैप्टर्स को एक साथ लेते हुए चलेंगे। तो कल मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, देन नेक्स्ट डे मैं उस जो 6 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ऐसे हम दो चैप्टर्स को एक साथ लेके चलेंगे, सो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो स्टे ट्यून एवरीवन, बाय बाय।